ये आज का दूसरा सेशन है। आप सबका स्वागत है इसमें। आपकी फील्ड विजिट हो गई और लैब की विजिट भी हो गई। एक मोटे तौर पे इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा प्राकृतिक खेती का। अब जो इसके वैज्ञानिक पहलू हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। एक तो कल ही आप में से एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था कि इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्यों कहा जाता था। वो मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ को लेके इसका नाम दिया गया था सुभाष पालेकर जी द्वारा, उसमें इंटरक्रॉपिंग का महत्व था। इंटरक्रॉपिंग को मुख्य रूप से लेकर चला गया था। प्योर क्रॉप में ये तकनीक नहीं टेस्ट की गई थी या कम टेस्ट की गई थी। तो जीरो बजट इसलिए रखा गया था कि जो इंटरक्रॉप्स हैं बीच में, जैसे गन्ने के बीच में आप सरसों ले लेते हो, प्याज ले लेते हो, आलू ले लेते हो, मूंग उड़द ले लेते हो, तो इन फसलों के द्वारा जो मुख्य फसल है आपकी, उसका खर्चा पूरा हो जाता है। और जो मुख्य फसल है गन्ने की फसल आपकी या कोई दूसरी फसल, वो शुद्ध लाभ के रूप में आपके पास बच जाती है। इसलिए आपकी जो लागत थी गन्ने पे, उसका खर्चा इंटरक्रॉप के द्वारा निकल जाता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये थी कि इसमें किसान को किसी लोन के लिए या बाज़ार से कुछ भी खरीदने के लिए या बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसको जीरो बजट प्राकृतिक खेती का नाम दिया गया था। उसके बाद इसको नाम दिया गया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती या प्राकृतिक कृषि। वो इसलिए बदला गया क्योंकि जीरो बजट खेती हो नहीं सकती है। खर्चा होता है, बीज का खर्चा है, खेत तैयार करने का खर्चा है, कटाई का खर्चा है, मार्केट तक ले जाने का खर्चा है, पानी का खर्चा है। तो जीरो बजट हो नहीं सकती है। तो अब फिर पालेकर जी ने खुद ही इसका नाम परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सुभाष पालेकर कृषि कर दिया इसका नाम। लेकिन हम इसको प्राकृतिक खेती के नाम से ही इस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा इसमें कि प्राकृतिक खेती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रकृति में जब हम जंगल में जाते हैं, पेड़ पौधे खड़े होते हैं, तो उसमें कोई सिंचाई देने के लिए नहीं जाता है। जो इसमें जुताई की जाती है वो भी नहीं जाता है। जीवामृत, घन जीवामृत भी प्रकृति अपने आप प्रबंध नहीं कर सकती है। इसलिए प्राकृतिक खेती कैसे हो सकती है, ये प्रश्न आपके सामने भी आ सकते हैं कि आप, जैसे सबसे पहले बुद्धिजीवियों ने एक और किसानों ने, सभी ने एक प्रश्न उठाया था कि जीरो बजट नहीं हो सकती है। इसलिए अब ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती हो ही नहीं सकती है, इसलिए नाम ही गलत है। तो मैं इस चीज़ का स्पष्टीकरण देना चाहूँगा आपको। देखो, नाम दो तरह से होते हैं किसी भी सिस्टम के। एक नाम होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, दूसरा नाम होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड है कि आपने उस पद्धति में
कौन सा प्रोसेस अपनाया है, कौन सी विधि अपनाई है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने रासायनिक उत्पाद या इनपुट्स यूज किए, रासायनिक खाद, रासायनिक पेस्टिसाइड यूज किए हैं, तो उसको आप केमिकल फार्मिंग बोलते हैं, यानी कि केमिकल प्रोसेस आपने अपनाया उसमें। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी प्रोसेस ओरिएंटेड नाम है। उसमें जो आपका प्रोडक्ट आता है वो नहीं माना जाता ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक प्रोसेस माना जाता है। अगर प्रोसेस ऑर्गेनिक है तो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक माना जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की टेस्ट के बेस पे आप पूरी तरह से फैसला नहीं कर सकते कि ये जैविक ही प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट है। तो उसमें जो प्रोसेस है, आपने कोई केमिकल नहीं यूज किया उसमें, कोई दवाई नहीं यूज की उसमें, सारे उसमें जैविक इनपुट आपने यूज किए हैं, इसलिए उसका नाम ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसलिए दोनों नाम प्रोसेस ओरिएंटेड है कि प्रोसेस आपने कौन सा अपनाया है, उस आधार पर इस पद्धति को नाम दिया गया है। अब दूसरा नाम होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड में एक सिस्टम आजकल आया हुआ है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। ये दोनों ही नाम रिजल्ट ओरिएंटेड है। नेचुरल फार्मिंग, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इसके अंदर ही समा जाती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसी के अंदर समा जाती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इसी में समा जाती है। इसमें क्या है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हमने खर्च किया है, उनको हमने एक्सप्लॉइट किया है, उनको हमने ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया है। उदाहरण के तौर पे ज़मीन की फर्टिलिटी को हमने एक्सेस में यूज़ किया है, पानी को ओवर ड्राफ्टिंग की है, इतनी रिचार्जिंग नहीं हुई जितना हमने पानी ज़मीन के नीचे का प्रयोग कर लिया है। उन चीज़ों की भर्ती जो जिन प्रोसेस से की जाती है, जिन क्रियाओं से की जाती है, या जलवायु को हमने नुकसान पहुंचाया है। कार्बन फार्मिंग को हम कैसे, कार्बन क्रेडिट को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड एग्रीकल्चर है। नहीं, सॉरी, ये प्रोसेस नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर है। यानी कि जो रिजल्ट आया आपके पास, आपने पूर्ति की है जमीन की फर्टिलिटी की, आपने पूर्ति की है, जो वाटर टेबल हमारी एग्जॉस्ट होती जाती है उसमें हेल्प की है बढ़ाने में। आपने कोशिश करी है कि जलवायु को भी कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, उसको जो पोल्यूशन है उसका भी कम से कम किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए एनवायरनमेंट को। तो ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है। ये रिजल्ट आया ना हमारे सामने, जैसे फर्टिलिटी बढ़ा दी, वाटर टेबल में इंप्रूवमेंट आ गई, जलवायु में इंप्रूवमेंट आ गई, रिजल्ट आया ना। ये किस प्रोसेस से ये आया उससे मतलब नहीं आपको, प्रोसेस कोई भी अपना हुआ। इसी तरह से नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग का भी यही मतलब है कि हम अपनी खेती को, अपने प्राकृतिक संसाधनों को, अपनी जमीन को, अपने पानी को, जलवायु को, हमारी कोशिश ये है कि जो हरित क्रांति से पहले थी या जो प्रकृति के नजदीक होती उसकी तरफ ले जाएं हम। यानी कि जैसे हमारी जमीनें थी, उसका ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा था हरित क्रांति से पहले, वाटर का लेवल भी ऊपर था, दूसरे पोषक तत्व भी ज़्यादा थे। तो उस ओरिजिनल यानी कि टुवर्ड्स द बेसिक्स,
उसकी तरफ जाने की फार्मिंग है ये। हम उसी तरफ जा रहे होंगे ना इसमें, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करके हम उसी तरफ तो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वही स्थिति आ जाए जो हरित क्रांति से पहले की थी। इसलिए ये प्रोसेस ओरिएंटेड है ये नाम। जैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, जैसे आपकी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। तो ये नेचुरल फार्मिंग में जो हम इनपुट डालते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत इत्यादि, ये भी सभी अर्बल के फार्मूलेशंस होती हैं या नेचुरल फार्मूलेशंस होती हैं, और वो फार्मूलेशंस होती हैं जिनमें किसी जहर का या इनपुट का, कोई रासायनिक इनपुट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि इसका प्रोसेस भी प्रकृति के मैक्सिमम नज़दीक है। और रिजल्ट में हमने नेचुरल फार्मिंग इसलिए किया है कि हम जो ओरिजिनल हमारी प्रकृति है उसकी तरफ जाने का एक ये प्रोसेस है। इसलिए ये नेचुरल फार्मिंग रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड नाम नहीं है। अब कोई ये कहे कि ये प्राकृतिक खेती हो ही नहीं सकती है, ये प्राकृतिक खेती ही है, इसी का हम प्रचार कर रहे हैं। एक और मोटा उदाहरण देता हूँ आपको मैं, कि एक आदमी के बारे में कहा जाता है ये आदमी तो अच्छा नहीं है, गंदा आदमी है। दूसरे आदमी के बारे में कहा जाता है ये आदमी तो संत है, भगवान है, कह देते हैं ना। ये रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है। प्रोसेस कौन सा अपनाया है ये मीनिंग नहीं रखता है। उसने गंदा आदमी बनने में कौन सा प्रोसेस अपना है ये मीनिंग नहीं रखता है। उसने संत बनने में कौन सा प्रोसेस अपना है ये मीनिंग नहीं रखता है। तो इसीलिए वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है। इसी तरह से प्राकृतिक फार्मिंग भी, नेचुरल फार्मिंग भी एक रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है। दूसरा हम एक ऑब्जेक्शन और उठाते हैं। हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि कोई विधि मैंने दे दी है, कोई सिस्टम पुराना चला आ रहा था, उसमें इंप्रूवमेंट करी और मैंने अपना नाम दे दिया उसमें, और ये कह देता हूं मैं कि भाई मकान मैंने बनाया था, उसके ऊपर दूसरे आदमी ने नाम लिख लिया अपना। कोई ज्ञान की चीज, कोई सिस्टम मैंने दिया आपको, कोई फार्मिंग की पद्धति मैंने दी आपको। अब वो आदमी अगर ये कहता है कि मकान मैंने बनाया था, नाम इसने लिख लिया, फसल मैंने बोई थी, काट दूसरे ने लिया, ये ज्ञान में लागू नहीं होता। ये अगर ईंटों का मकान है तो लागू होता है। अगर ईंटों का मकान आपने बनाया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, आपका मकान है। लेकिन जो ज्ञान का मकान है वो ईंटों का मकान नहीं है। जो ज्ञान का मकान बनाया है उसमें पता नहीं लाखों आदमी का कंट्रीब्यूशन है। एक विचार हजारों साल पहले उत्पन्न हुआ था, उड़न खटोला। वो एक विचार कितने दिमागों में से गया है, ना जाने हजारों लाखों दिमागों में से जाके एक एक स्टेप आगे बढ़ के आज सैटेलाइट और एरोप्लेन बने आपके। तो इस तरह से, और मैं उदाहरण देता हूं आपको, इनमें इनका क्वेश्चन भी आ जाता है। इन्होंने कल क्वेश्चन किया था कि 1901 के बाद, मैंने कहा कि जैविक या ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिस्टम आया है, इसका जन्म हुआ है। उससे पहले प्लांट्स को भी जिंदा नहीं समझा जाता था और जमीन को भी जिंदा नहीं समझा जाता था। 1901 में जे.सी. बोस ने लंदन में जाके डेमोस्ट्रेट किया था कि प्लांट्स में भी लाइफ है, ये भी जिंदा हैं। जबकि हमारी संस्कृति में तो हमेशा से इनको जिंदा समझा गया है। पौधों को भी माँ और भगवान का नाम दिया गया है, वन को भी वन देवी का नाम दिया गया है, इनकी पूजा की गई है। तो अब प्रश्न आता था इनका कि इन्होंने कहा था कि जी बैक्टीरिया तो पहले ही खोज होगी ना इनकी, इसलिए 1901 के बाद ये कैसे? क्योंकि 1901 में प्लांट्स को जिंदा माना गया। उसके बाद 1905 से 1924 तक जो एल्बर्ट हावर्ड, जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहे जाते हैं, उन्होंने इंडिया में, अंग्रेज थे ब्रिटेन से आकर के साइंटिस्ट के तौर पे, उन्होंने और उनकी वाइफ ने यहाँ सर्विस की और जैविक खेती के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया।
यानी कि उन्होंने माना कि जमीन भी जिंदा है। अब ये जमीन के जिंदा कंसेप्ट कहाँ से आया है? सबसे पहला जो पौधों का जीवाणु राइजोबियम की खोज हुई है, जो दालों में जड़ में ग्रंथि बनाता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये 1888 का खोज है। बिजरैंक साइंटिस्ट हुआ है, उसने 1888 में इसकी खोज की है। प्लांट से पहला बैक्टीरिया आइसोलेट हुआ है। 1901 में आपका अजोटोबैक्टर खोज हुई है, उसी साइंटिस्ट ने, बिजरैंक ने। 1925 में एजोस्पिरिलम जीवाणु है ना, जो राइजोस्फीयर में रहता है, जो सीरियल्स की राइजोस्फीयर में रहता है, 1925 में। बिजरैंकिया 1936 में। फ्रैंकिया जो वुडी प्लांट होते हैं, आपके जंगली प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों पे राइजोबियम की तरह बैठता है, वो भी फिक्स करता है। 1978 में उसका जन्म हुआ है। तो 1901 के बाद ही ये सिस्टम अस्तित्व में आया है। इसलिए जो जैविक आया है, ये जीवाणुओं की खोज के बाद जैविक शब्द आया है, उसके बाद इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दिया गया है। इसलिए अब बिजरैंक ये कहने लगे कि जी आप अजोटोबैक्टर यूज नहीं कर सकते, नाम राइजोबियम यूज नहीं कर सकते, ये मीनिंग नहीं है ना इस बात का कुछ भी, क्योंकि ये वहां से एक आइडिया जन्म लिया है, वहां से फिर दूसरे एरोब एनएरोब दुनिया भर के माइक्रोब से काम आगे बढ़ा है। सबका ज्ञान एक बार आ जाता है तो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो पब्लिक का अधिकार हो जाता है उस पर। कोई भी ज्ञान जब पब्लिक डोमेन में आ जाता है, लोगों के अंदर आ जाता है, तो पब्लिक का अधिकार हो जाता है, उसको यूज कर सकता है। ये ईंटों का मकान नहीं है कि हमारा अधिकार हो जाता है किसी तकनीक पे। ज्ञान का मकान हजारों दिमागों में से निकल के आता है, ज्ञान का कोई मकान नहीं हो सकता है। तो अब हम प्राकृतिक खेती की तरफ, एक बेसिक जो कंसेप्ट इसका आया है कि हम इसमें अचीव क्या करते हैं, हमारी इसकी तरफ बढ़ने की शुरुआत क्या है। देखिए, इसमें मुख्य 2-3 बातें हैं। एक है ऑर्गेनिक कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है वीड कंट्रोल। ये 3 चीजें चैलेंजिंग हैं इसमें। किसी भी फसल में ये 3 चीजें चैलेंजिंग होती हैं, जो शुरुआत में ही पौधे की बढ़वार को प्रभावित कर सकती हैं। ऑर्गेनिक कार्बन का एक लेवल होता है खेत में, इन पे बाद में आऊंगा मैं। ऑर्गेनिक कार्बन खेत में एक लेवल होता है। ऑर्गेनिक कार्बन खेत की ताकत को बताता है। आप जब टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले उसमें यही देखते हैं कि खेत का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। ऑर्गेनिक कार्बन की जो रेंज है वो होती है, अगर ये रेंज 0.5% से कम है, अगर जमीन में 0.5% से कम है, ये 1 मिनट पैर उठाना, अगर ये 0.5% से कम है तो हमारी जमीनें ताकतवर नहीं समझी जाती हैं, पुअर कैटेगरी में मानी जाती हैं, खेती के लायक नहीं मानी जाती हैं। उनमें आप यूरिया या रासायनिक इनपुट्स डाल के ही खेती ले सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है इसमें 0.5 से लेके 0.75% तक, ये मीडियम सॉइल्स होती हैं। अगर आपके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन रिच कैटेगरी की सॉइल्स होती हैं, रिच कैटेगरी की सॉइल्स होती हैं, ये जमीनें अच्छी मानी जाती हैं। और रिच कैटेगरी की सॉइल्स पूरे इंडिया में मैदानों में आपको नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ आपको जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, टेम्परेचर लो है, तापमान कम है, जैसे हिमाचल प्रदेश आपका, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है,
वहाँ पर हो सकता है इससे ऊपर 1 के आसपास जैविक कार्बन। लेकिन हमारा जो पूरा एरिया है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो भी प्लेन का एरिया है, इस सारे में सारी जमीनें 0.5% से कम जैविक कार्बन है, पूर कैटेगरी से आ जाए। तो अब 2 चीजें हुई, एक शब्द है ऑर्गेनिक कार्बन, दूसरा शब्द है उमस। हुमस क्या होता है? ऑर्गेनिक कार्बन कि जमीन की ताकत को बताता है। हुमस भी इसी का हिस्सा है। जैविक कार्बन जब खेत में हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, जैसे आपने अवशेष मिला दिए, ढैंचा मिला दिया, मूंग उड़द मिला दिए, गोबर की खाद डाल दी, तो वो खेत में आपके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है, कार्बन कंटेंट को बढ़ाता है। फिर क्या होता है, जो आपने मिलाया है उसकी डीकंपोजिशन शुरू होती है, वो गलने लगता है, जीवाणु खाने लगते हैं उसको। तो धीरे धीरे जब गल के जब आखिरी अवस्था आती है ना गलने की, आखिरी अवस्था, लास्ट फेज जो आता है गलने की, जो प्रोडक्ट बच जाता है आपका, जैसे अच्छी तरह गला सड़ा गोबर का खाद आपका काले भूरे रंग का हो जाता है, ये उमस कहलाता है। वो यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर आपने मिलाया है खेत में, वो गलना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा गलने लगता है, कहीं आधा गलता है, कहीं पौना गलता है। वो जब आप टेस्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन में आ जाएगा, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इसीलिए आता है आपका। लेकिन उसकी जो अंतिम अवस्था है गलने की, उसको उमस बोलते हैं, जो पौधे का रेडीमेड फूड है, जो पौधे का पका हुआ भोजन है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको, इसको और क्लियर करने के लिए। आप खेत में जैसे अवशेष मिलाते हैं, पहले सीरियल्स के, अनाज की फसलों के, अनाज की फसलों का तो बताइए, धान, गेहूं, मक्की, बाजरा वगैरह, घास की फैमिली होती है ये। इनमें जो CN रेशियो होता है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। जैसे आपने मान लो अनाज की फसलें मिलाई हैं, सीरियल्स, दूसरी आपने लेग्यूम्स मिलाई हैं, दाल की फसलें। जो सीरियल्स में CN रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दालों से 2, 3, 4 गुना ज़्यादा होता है, और भी ज़्यादा हो सकता है। तो लगभग जो आम तौर पे जो सीरियल्स का CN रेशियो होता है वो 80-90 1:1, 80-90 कार्बन होता है इसमें, 1 नाइट्रोजन होता है इसमें। यानी कि 80-90 कड़ी कार्बन की, फिर 1 कड़ी नाइट्रोजन की, फिर 80-90 कड़ी कार्बन की, 1 कड़ी नाइट्रोजन की। इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है। लेकिन जो दालें होती हैं, दालों का होता है 20-30:1। दालों में 20 से 30 कड़ियाँ कार्बन की होती हैं, हिस्सा कार्बन का होता है, 1 हिस्सा 1 यूनिट में नाइट्रोजन का होता है। यानी कि इसमें टोटलिटी में नाइट्रोजन ज़्यादा हुई ना इनसे। इसमें तो 80-90 के बाद 1 नाइट्रोजन है, इसमें 20-30 के बाद 1 नाइट्रोजन है। इसमें लंबी चेन होती हैं, जैसे पौधे के अंदर भोजन बनता है आपका, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह बनता है, फिर बाद में वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ओलिगोसेकेराइड्स, लंबी लंबी चेन बन जाती हैं उसकी। जैसे ग्लूकोज बना ना, वो चेन बनती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, तो वो लंबी चेन के पॉलीसेकेराइड बोलते हैं इनको।
तो लंबी चेन होती चली जाती है, इसमें छोटी चेन होती है। इसलिए इसको जो जीवाणु हैं वो पहले प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा है। नाइट्रोजन का होने का मतलब है कि एनर्जी, रेडीमेड एनर्जी, आपकी तुरंत एनर्जी, नाइट्रोजन का मतलब ये है। यही कारण है कि जब सीरियल्स को हम मिलाते हैं, इनका अवशेष को मिलाते हैं हम अनाज वाली फसलों को, तो अगली फसल पीली होती है हमारी। यानी कि जो हम उसमें खाद वगैरह डालते हैं वो जीवाणुओं को चाहिए होता है, वो ले लेते हैं उस खाद को, फसल के पास नहीं जाने देते वो, इसलिए फसल पीली होती है इसमें। यहां पर लेग्यूम्स में नाइट्रोजन का कंटेंट, नेट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से पौधा भी हरा होने लग जाता है तुरंत। नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है। जैसे ढैंचा की ग्रीन मैन्योरिंग कर दी, मूंग की ग्रीन मैन्योरिंग कर दी, तो धान तुरंत विदिन 4-5 डेज रंग दिखा जाता है आपका। जबकि अगर अकेले अवशेष हैं तो रंग दिखाने में टाइम लगता है, क्योंकि जब जीवाणु इसको खाने लगते हैं, ये फूड है, जब जीवाणु इसको खाने लगते हैं तो धीरे धीरे ये टूटने लगता है। मजबूत चेन है ये, मजबूत बॉन्ड है ये। तो इसमें धीरे धीरे खाते हैं, इसमें तुरंत डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, डीकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, गलन शुरू हो जाती है, और एनर्जी रिलीज इसमें तुरंत होने लग जाती है। इसमें एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन लंबे टाइम के बाद होने लगेगी। वो हो सकता है ये आपका शुरू में पौधा पीला हो जाए, लेकिन बाद में पौधे फिर पौधे कई महीनों के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद, या बालियां आने के बाद काले होने लगे आपकी फसल। तो ये जो CN रेशियो है, जब इनकी चेन को खाने लगते हैं जीवाणु, इनको खाते रहते हैं इनके बॉन्ड्स को, तो ये जब 10 या 12:1 रह जाता है रेशियो, 10 या 12 रह जाता है, इसको हुमस बोलते हैं। यानी कि ये 80-90 से 10-12 भाग गया, बाकी खा लिया जीवाणुओं ने, जीवाणुओं का शरीर बन गया। ये 20-30 से 10-12 पे आ गया है, ये हुमस कहलाता है। ये पका हुआ भोजन है, रेडीमेड फूड है प्लांट के लिए। इसको स्टेबल कार्बन बोलते हैं, बाकी को अनस्टेबल कार्बन बोलते हैं। आपका जो सॉइल टेस्ट करवाते हैं, मिट्टी टेस्ट करवाते हैं, तो टोटल कार्बन आता है ना, उसमें हुमस कंटेंट का नहीं होता मेंशन, उसमें टोटल कार्बन होता है, स्टेबल प्लस अनस्टेबल होता है। तो कार्बन उसमें जो अनस्टेबल होता है वो जीवाणुओं के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खा रखा है। वो जो पानी की नमी है उसमें सोल्यूशन होगा, सॉइल सोल्यूशन में भी हो सकता है, मिनरलाइजेशन में भी हो सकता है, टूटते हैं न्यूट्रिएंट, जैसे लंबे नाइट्रोजन के प्रोडक्ट होते हैं, टूटते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं इनमें, वो टूटते हैं। तो वो टूटते टूटते इस तरह से जब इसमें आ जाते हैं तो रेडीमेड फूड बन जाता है ये। लेकिन ये रेडीमेड फूड नहीं होता, इसमें अनस्टेबल कार्बन भी होता है। अनस्टेबल का मतलब ये है कि इसको अगर बहाना मिल गया है तो ये ज़मीन से भाग जाएगा, ये स्टेबल माना जाता है। ये काफ़ी समय तक ज़मीन में ठहर सकता है अगर आप ज़मीन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, अनस्टेबल कार्बन, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन जो हमारे 17 पोषक तत्व हैं, 17 के 17 में ये सबसे ज़्यादा भगोड़े हैं, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर आप ज़मीन का मुंह नीचे की तरफ से खोल देंगे, यानी कि गहरी जुताई कर देंगे, तो पानी के साथ गुड़ के नीचे भाग जाएंगे दोनों। अगर ज़मीन का मुंह ऊपर से खोल देते हैं, आप ऊपर की जुताई कर देते हैं, और वो भी गर्मी में, तो ये ऊपर दोनों जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ऊपर भाग जाएंगे। तो ये दोनों ही ऐसे हैं कि इनको हमें संजो के बच्चे की तरह रखना पड़ता है, छोटे बच्चे की तरह हैं। जैसे उसका सेंसिटिविटी होती है, ये भी इतने ही सेंसिटिव है। अगर ज़मीन की ज़्यादा जुताई कर दी है तो भी भाग जाएंगे, गर्मी ज़्यादा पड़ गई है तो भी भाग जाएंगे, उठ जाएंगे। क्योंकि 35 डिग्री तापमान से ऊपर जब तापमान हो जाता है, और वो लगभग पूरे साल ही रहता है,
1.5-2 महीना छोड़ के लगभग पूरा साल रहता है। 35 डिग्री तापमान होते ही जमीन का लगभग 45% कार्बन उड़ जाता है, और जो नाइट्रोजन है जमीन में उसका 90% से ज्यादा हिस्सा कार्बन के साथ गांठ बंध के रहता है, दोस्ती है। अगर कार्बन उड़ जाता है तो नाइट्रोजन उड़ जाएगा आपका। तो इसलिए इसको बचाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, और प्राकृतिक खेती में इसका सबसे बड़ा महत्व है कि हमने अगर ये बचा दिया है तो हमारा जैविक कार्बन बढ़ जाएगा, जीवाणु बढ़ा दिए हैं तो जैविक कार्बन बढ़ जाएगा, क्योंकि जीवाणु और केंचुए का शरीर इट सेल्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब एक बार और है, जो सीरियल्स यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो भोजन बनता है जो पौधे के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज वगैरह। अगर इसमें नाइट्रोजन मिला देते हैं तो ये प्रोटीन होता है। ये 4 एलिमेंट, ये मुख्य एलिमेंट हैं 4 जो इस क्रिएशन में मुख्य तौर पे कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमारी जो दिखने वाली सृष्टि है, जो संसार हमें आंखों से दिखता है, ये टेबल दिखती है, मैं दिखता हूँ, पौधे दिखते हैं, पशु दिखते हैं, चांद सूरज दिखता है, उनका 98% हिस्सा इन 3 एलिमेंट से बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 98% हिस्सा, या कहीं 80% से ज्यादा हिस्सा, कहीं और भी ज्यादा हिस्सा, उसमें 3 एलिमेंट्स का मुख्य रोल होता है, जो संसार हमें दिखता है। लेकिन जो संसार हमें नहीं दिखता, उदाहरण के तौर पे हवा नहीं दिखती ना स्पेस में, इसमें मुख्य तत्व नाइट्रोजन होता है। इस हवा में 78% हिस्सा नाइट्रोजन का है। यही नाइट्रोजन हमारे डीएनए में आ गई है, इसलिए हमारे हर सेल में आ गई है। ये हर सेल की जरूरत बन गई है। ये जब डीएनए में आ गई, अपने माँ बाप से जो सेल में आई है, एक बीज के रूप में आई है, तो हमारे भी हर सेल में ये डीएनए बन के, आरएनए बन के प्रेजेंट रहती है। ये 4 तत्व हैं जो बहुत बड़ा खेल खेलते हैं यूनिवर्स में। चाहे पौधे का जन्म हो, चाहे आदमी का जन्म हो, चाहे भूमि में कोई भी क्रियाशीलता हो, चाहे कोई जीवाणु का कार्य हो, तो ये जो 4 हैं पोषक तत्व, अब इनमें क्या है, यही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में 3 ही गैस होती है मेन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अकेली कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन 60% से ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग में, जबकि ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल इनका ज़्यादा है, लेकिन मात्रा इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो पोटेंशियल है ना ग्लोबल वार्मिंग करने का, इसका 30 गुना ज़्यादा है मीथेन का इससे। नाइट्रस ऑक्साइड का 300 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से पोटेंशियल, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में मेन कंट्रीब्यूशन इसका है। अब एक बात बताइए आप, इन तीनों गैसों में 4 एलिमेंट हैं, कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इन 4 तत्वों को कंट्रोल कर लो आप, ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी आपकी। इन 4 तत्वों को कंट्रोल कर लो, ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी। आपका सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग आने वाले टाइम में, सबसे बड़ा खतरा, और पूरे संसार के स्तर पे इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और जो कंपनियां भी जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या गैस एमिट करती हैं, उनको अर्जाना देना पड़ता है। अब जो स्कीम चलाई गई है कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम, जो मैंने कल आपको बताया था, कि जो किसान इन गैसों को वातावरण में नहीं जाने देगा,
दूसरा जो किसान जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है उसको खींच के जमीन में फिक्स कर देगा, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा लेगा। उस किसान को अर्जाना देगी वो कंपनी जो ज्यादा प्रदूषण कर रही है। और कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम में यूनिवर्सल लेवल पे, संसार के स्तर पे मार्केट है, ट्रेडिंग है, बोली लगती है और ये बिकता है, किसान को पॉइंट मिलते हैं इसके कि किसान ने कितनी तकनीक अपनाई है गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए और कितनी तकनीक अपनाई है कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे खींचने के लिए। तो इसीलिए जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें यह फैसला किया गया है कि 2035 में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको आधा कर दिया जाए, 2050 तक जीरो कर दिया जाए इसको, जीरो हंगर जीरो कार्बन। तो वो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वो कंपनसेट हो सकता है कि एक कंपनी या कुछ कंपनियां जैसे ज्यादा कर रही हैं, दूसरे किसान हैं जैसे दूसरे वो उसको रोक रहे हैं, यानी कि बैलेंस जो कर रहे हैं, इस तरह से जीरो हो सकता है। तो जीरो हंगर और जीरो कार्बन का कंसेप्ट इसलिए दिया गया है और उन किसानों को रिवार्ड किया जाता है स्कीम में और टारगेट है, कंपनीज हैं इसमें, आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, नोट है मेरे पास डायरी में। तो वो इस तरह से ये 4 गैसें हैं, 1 मिनट में एक बार, तो ये 4 तत्व हैं जो आपको ग्लोबल वार्मिंग में मेन कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब इन चारों से ही तो प्रोटीन बनता है, इन चारों से ही तो प्रोटीन बनता है। ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया CHO, नाइट्रोजन आ गया तो प्रोटीन हो गया। ये चारों जीवाणुओं का भोजन है। जीवाणु जब खाते हैं तो उनका शरीर बनता है, उस शरीर को प्रोटीन मास कहा जाता है। जो केंचुए का शरीर बनता है उसको प्रोटीन मास कहा जाता है। उनके मरते ही वो रेडीमेड फूड है, हुमस है वो सीधा। अब इसको बचा लो आप, हुमस बढ़ जाएगा आपका। अभी आप पे डिपेंड करता है कि कितने जीवाणु आप बढ़ाते हैं, कितने केंचुए बढ़ाते हैं। सीधा हुमस बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा। यानी कि हुमस भी ऑर्गेनिक कार्बन का ही पार्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी रसोई है, आपकी रसोई में सारा सामान है खाने का, आटा भी है, गैस है, सब्जी रखी है, नमक मिर्च रखा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन भोजन नहीं है तैयार आपका, रेडीमेड फूड नहीं, आपकी थाली में नहीं आया फूड। जब रसोई में कोई जाता है, खाना बनाता है, सब्जी काटता है, आग पे धरता है, आटा बनाता है, तो थाली के अंदर जो भोजन आ जाता है वो रेडीमेड फूड है, वो हुमस है। हुमस रेडीमेड फूड है प्लांट के लिए। और जो माइक्रोब्स हैं, जो आपके केंचुए हैं, उनका शरीर भी प्रोटीन मास है। और वो जो मरते हैं ना, तो सीधा उसका हुमस में कन्वर्जन है, यानी कि रेडीमेड फूड है प्लांट के लिए। नाइट्रोजन का तो देखो मैंने बता दिया आपको, हाँ 78% है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.02 या 0.03% कुछ है, 21% उसमें ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा बहुत सदियों में या सैकड़ों सालों में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अब जैसे हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ा है। क्योंकि देखो एक चीज होती है, एक केमिस्ट्री का सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी होता है, एक प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। उसका मतलब ये होता है कि जब इस पृथ्वी की या किसी भी अस्तित्व की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो डिजोल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा उसका। उदाहरण के तौर पे जैसे पेट्रोल, आपके पास पेट्रोल आपने गाड़ी में डलवा लिया, गाड़ी ने यूज कर लिया, बाकी पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर चला गया। जो पेट्रोल था वो अवेलेबल एनर्जी था, लेकिन अब यूज होने के बाद वो है तो यूनिवर्स में ही, टोटल कहीं गया नहीं, टोटल सम सेम रहता है एनर्जी का, सिर्फ रूप बदलता है।
ये आइंस्टाइन कहते हैं कि वो जो पेट्रोल था, वो अवेलेबल एनर्जी थी, वो हीट में, एनर्जी में और CO2 में बदल गई, यानी कि अनअवेलेबल फॉर्म में आ गई। वो ये प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है। पेट्रोल में एंट्रोपी कम से कम थी, उसके खर्च होने के बाद एंट्रोपी बढ़ गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़ गए। तो टाइम के साथ एनवायरनमेंट में ये पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए बढ़ती जा रही है कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है, और इसमें जितनी भी गैस उत्सर्जित होंगी, तो इसमें जैसे मीथेन है आपकी, पशु हैं, जैसे जहाँ ज़्यादा पशु हैं या धान की खेती ज़्यादा होती है या दलदल ज़्यादा होती है, वहाँ मीथेन का उत्सर्जन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जहाँ भी आपकी एरोबिक खेती होती है, जहाँ भी आपका यूरिया या नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर यूज होते हैं, ये ज़्यादा होती है वहाँ। तो इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट भी आपको सॉल्यूशन में लाना है, तो प्राकृतिक खेती से बढ़िया कोई भी सिस्टम नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में ये जो 4 एलिमेंट हैं, इनका सर्कल बन जाता है, एक सिक्वेस्ट्रेशन बन जाता है, जिसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आप बोलते हैं। यानी कि ये चारों तत्व वहीं घूम जाते हैं। जमीन में हम जैसे ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, उनसे जीवाणुओं का, कैंचुओं का शरीर बन जाता है, उससे ऊमस बन जाता है, उससे प्लांट की बॉडी बन जाती है, फिर प्लांट बॉडी का जो अवशेष हैं वो वापस जमीन में आ जाते हैं, यानी कि वहीं घूम जाते हैं ये चारों तत्व। इसके अतिरिक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्राकृतिक खेती में, वो भी ज़्यादा प्लांट यूज करता है भोजन बनाने के लिए, स्टार्च बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसको भी कम करता है। एक तो उसने वही चक्कर बना दिया, उसका सीक्वेंस में ला दिया, उसको ऊपर नहीं जाने दिया। दूसरा जो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको भी भोजन बनाने में यूज कर दिया, और उसके बाद उसको ज़मीन में फिक्स कर दिया। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती 2-3 तरह से आपको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करती है। हाँ, जीरो करना हमने मतलब ये है, निकलने वाला बंद नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ भी चल रही हैं आपकी, काम भी चल रहे हैं आपके, निकलेगा वो, लेकिन साथ के साथ हमने वो काम करने, जैसे सोलर एनर्जी आपकी नहीं, जैसे क्रेडिट खरीदने होंगे तो इंडस्ट्रीज को उसमें क्रेडिट लेना पड़ता है। जी, इसमें ऐसा सिस्टम है, इसके बाद मैं आपको कंपनियों के नाम भी बता दूंगा। ये सिस्टम है कि अभी पिछले साल करनाल के एक किसान को 3.5 लाख रुपए मिले हैं कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत। उसके पास सरदार जी हैं, वो चीमा, उनके पास 65 एकड़ ज़मीन है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसी तकनीक अपनाते हैं कि जिसमें ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, जिसमें गैसों का उत्सर्जन ना हो या कम से कम हो। उदाहरण के तौर पे वो ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह, मशीनरी वगैरह यूज़ नहीं करते जिसमें डीजल वगैरह जलता है। धान में सीधी बिजाई यूज करते हैं वो, गेहूं में हैप्पी सीडर यूज करते हैं, अवशेष खेत में, जो भी अवशेष हैं खेत में रखते हैं वो। तो उनको इसमें एक और बात है, जो C4 प्लांट होते हैं ना, जैसे गन्ना, ज्वार, मक्की हैं, इनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिस पे होता है वो। तो उस किसान को 1 एकड़ पे 1 साल का 1 पॉइंट मिला, 2 साल में उसको 1 एकड़ पे 2 पॉइंट मिले। उसका 1 पॉइंट इंटरनेशनल मार्केट में $15 का बिका। तो उसको अभी मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले की बात है कि उसको 3.5 लाख रुपए कार्बन क्रेडिट स्कीम के तहत मिले हैं। तो ये इस तरह की कंपनियां आई हुई हैं। माइक्रोग्रो है एक तो कंपनी, इस तरह 2-3 कंपनियां आप जो रजिस्टर करती हैं। टारगेट रखा गया है कि इतने रजिस्टर करने हैं, इतने एकड़ हमने इसमें रजिस्टर करने हैं, इस साल इतने करने हैं। 2021 में टारगेट था वो कितना था, अब आगे टारगेट कितना है। तो इस तरह से अब ये सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट आपका ग्लोबल वार्मिंग है। उस थ्रेट को कम करने में प्राकृतिक खेती का मुकाबला कहीं किसी से नहीं है। अब आप दूसरी बात कहते हैं कि जी ग्लोबल वार्मिंग में तो जैविक खेती में भी कम होती है। देखिए, ऐसी स्टडीज़ हैं कि जैविक खेती रासायनिक खेती से ग्लोबल वार्मिंग कम करती है, लेकिन ऐसी भी स्टडी हैं, वो क्या कहती हैं कि मान लो आपने 1 एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग का लिया है,
1 एकड़ आपने केमिकल फार्मिंग का लिया है, तो वो कहती है इसमें 8 क्विंटल यील्ड होती है, इसमें 24 क्विंटल यील्ड होती है। अब उन्होंने ये बताया कि इसमें जो एमिशन है ग्लोबल वार्मिंग गैसों का, इसमें कम है, इससे मानते हैं। लेकिन जब कैलकुलेट किया गया दो तरह से इसका किया गया कि यील्ड, एक मिनट, एरिया, हाँ, एरिया स्केल एमिशन, दूसरा यील्ड स्केल एमिशन। अब एरिया स्केल एमिशन पे तो यहाँ कम है, 1 एकड़ है ना दोनों, लेकिन यील्ड इसके बराबर लेने के लिए तो 3 एकड़ चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के, 3 एकड़ चाहिए ना। तो ये रिसर्च कहती है कि यील्ड स्केल एमिशन इसमें ज़्यादा है, एरिया स्केल एमिशन इसमें कम है। अगर यील्ड को कंपैरिजन करें तो इसमें ज़्यादा है। दूसरा क्या कहा है फिर वैज्ञानिकों ने कि अगर हम सारी दुनिया को ऑर्गेनिक फार्म, सारी खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 से 20% हमारी एमिशन बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी इस बेस पे। इसलिए टोटलिटी में, क्योंकि इसमें आप देखो कितना गोबर का खाद डालते हो, कितनी केंचुआ खाद डालते हो, ऑर्गेनिक मैटर पदार्थों डालते हो, तो एमिशन भी जाना है इसमें, एमिशन तो होना ही है उनका भी। लेकिन इसमें प्राकृतिक खेती में हमने ये चीज़ डालनी ही बहुत कम है, ना तो हमने ज़्यादा FIM डालना है, ना केंचुआ खाद डालना है, बहुत लिमिटेड यूज करना है, वो भी जीवामृत के थ्रू। 1 दिन का गोबर, 1 दिन का गोमूत्र, 1 एकड़ की खुराक कल्चर, जीवाणुओं की कल्चर तैयार हो जाती है हमारी। और फिर जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर जाता है वो वहीं सीक्वेंस हो जाता है, जो जीवाणु केंचुए हैं वहीं उसको सीक्वेंस कर देते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती में ये केमिकल फार्मिंग से भी और ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी इसमें जो गैसों का उत्सर्जन है, जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज का एमिशन है, वो बहुत ही कम है। एक सेफ टेक्निक है और विदाउट एनी एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये जैसे अब हम केमिकल फार्मिंग को लेते हैं, इसमें केमिकल फार्मिंग में क्या होता है? केमिकल फार्मिंग में जब आपका सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर है, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया वगैरह है, इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरे जो फास्फोरस और पोटास वाले फर्टिलाइजर है ना, उनसे कई गुना चाहिए इसमें। नंबर 1 बात, एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही है, अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही है। दूसरा, इसमें जब सिंथेसिस के दौरान गैसेस का एमिशन है फैक्ट्री से, नाइट्रस ऑक्साइड या CH4 जैसी गैसों का, इसमें उत्सर्जन ज़्यादा फैक्ट्री के अंदर ही। जब ये नाइट्रोजन के रूप में, यूरिया के रूप में आपके हाथ में आ जाता है, फिर आप खेत में डालते हो, फिर इसका नाइट्रस ऑक्साइड बन के वातावरण में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के वातावरण में जाता है। तो इस तरह से ये सिंथेसिस से लेके लास्ट टाइम तक ये ग्लोबल वार्मिंग में मेन कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब मैं दूसरा इसमें आपको बताता हूं कि नाइट्रोजन हमें किस हिसाब से यूज करनी चाहिए और इसका रेपरकशन क्या है, इल इफेक्ट्स क्या हैं और फायदेमंद कितनी है नाइट्रोजन। जैसे मैंने बताया था ना, एक तो ऑर्गेनिक कार्बन बताया था आपको, दूसरा नाइट्रोजन बताया था, तीसरा माइक्रोब्स बताया था। वीड कंट्रोल एंड माइक्रोब्स इसके साथ जुड़ रहे हैं। अब नाइट्रोजन देखिए आप,
जैसे जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की सिंथेसिस होती है फैक्ट्रीज में, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग है, वहाँ नुकसान करती है, एनर्जी ज़्यादा यूज होती है। जब वो यूरिया आपके हाथ में आ जाता है, आप खेत में डाल देते हैं उसको, खेत में डालते हैं तो जो इसमें इनर्ट मटेरियल होता है, कितना होता है यूरिया में? 46% तो नाइट्रोजन है, इनर्ट मटेरियल 54% हो गया आपका। यानी कि इस नाइट्रोजन को बांधने के लिए जो मेटेरियल यूज किया जाता है वो इनर्ट मटेरियल है। ये जब जमीन में जाता है तो ये पोर्स को क्लॉग करता है। मशीन साल में कितनी यूज हो रही है आपकी? 2 बार यूज होती है। कितनी यूज होती है? ये मेन कंट्रीब्यूशन है फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का आपका। ये आपके जो ब्लॉक कर देते हैं पोर्स को, कैपिलरीज को। पानी, एयर खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी पकड़ के नहीं बैठेगा, उमस कंटेंट कम होगा। उमस कैसे कम होगा? कि ये 46% है, ये तो काम था 54% का, अब 46% नाइट्रोजन है। ये जब हम जमीन में डालते हैं, पौधा कितनी लेता है? मान लो 100 किलो नाइट्रोजन डाल लिया हमने, पौधा कितनी लेता है? मुश्किल से 1/3, मुश्किल से 1/3 नाइट्रोजन यूज करता है, बाकी वेस्ट चली जाती है। या तो ज़मीन के साथ नीचे चली जाएगी, नीचे मुंह खुला हुआ है तो ज़मीन का, या रेतीली ज़मीन है तो, या ऊपर चली जाएगी, उड़ जाएगी। यानी कि जो हमने नाइट्रोजन डाल ली थी 100 में से 35 जो यूज होगी। अगर ज़मीनें रेतीली हैं, ज़मीनें रेतीली हैं, सैंडी हैं, सैंडी नेचर की हैं, ये हैवी क्ले टाइप हैं, क्ले के अंदर ज़्यादा चार्ज होता है पकड़ने वाला, जो माइसील होता है ना, इसमें क्ले के अंदर ये माइसील होता है, इसका न्यूक्लियस में, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है क्ले के ऊपर। इसमें क्वार्ट्ज हिस्सा होता है, इसमें चार्ज नहीं होता सैंडी में, या कम होता है। तो जब हम यूरिया डालेंगे तो ये जो चार्ज है अमोनिया, यूरिया अमोनियम और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है ना, अमोनियम और नाइट्रेट में। जैसे यूरिया या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालेंगे हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनमें, और वो बैक्टीरिया हेल्प करेंगे इसमें, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, इनको कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। तो जो अमोनियम है ये इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, अमोनियम प्लस है ना, अमोनियम पे ऊपर चार्ज। ये क्ले अगर चिकनी मिट्टी है तो जो आप यूरिया डालते हैं, या इवन पानी देते हैं आप, या इवन कोई आप दवाई डालते हैं कीड़े बीमारियों की, तो जो हैवी सॉइल हैं जिनमें क्ले कंटेंट ज़्यादा है, ये काफ़ी को पकड़ के रख लेती है अपने पास। जैसे यूरिया डालेंगे ना आप, ये पकड़ लेती है, धीरे धीरे छोड़ती है। पहले नाइट्रेट आ जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में, नाइट्रेट को पौधा यूज कर लेगा पहले। जब नाइट्रेट खत्म होने लगेगा तो ये रिलीज होने लग जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में, और नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होके और नाइट्रेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। यहाँ नाइट्रोसोमोनास है, यहाँ नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है जो कन्वर्जन में हेल्प करेगा आपकी। तो जो हैवी सॉइल हैं उसमें कोई भी आप चीज़ डालेंगे तो पकड़ के बैठ जाती है। हो सकता है ज़्यादा हैवी सॉइल हो तो न्यूट्रिएंट आपने डाल भी दिए, फिर भी फसल आपकी ना हो या देर से मिले न्यूट्रिएंट। आपने देखा होगा जो धान की ज़मीनें होती हैं, हैवी सॉइल होती हैं, जो उसमें आपने यूरिया डाला है, उसका असर हो सकता है 1.5 महीने या फसल के निसरने के बाद दिखने लगे आपको। इसलिए कहते हैं कि यूरिया को जल्दी डालो, आप पहली सिंचाई तक डालो, दूसरी पे नहीं ले जाओ, क्योंकि वो पकड़ लेती है, धीरे धीरे छोड़ती है। लेकिन सैंडी सॉइल या सैंडी लोम या लोमी सैंड सॉइल होती हैं आपकी, ये पकड़ती नहीं, ज़्यादातर नाइट्रोजन सॉइल सॉल्यूशन में आ जाता है, ज़्यादातर नाइट्रोजन
सॉइल सॉल्यूशन में आ जाता है, और पानी अगर नीचे जाता है तो उसके साथ नीचे बह जाता है ज़्यादा हिस्सा, ये पकड़ के बैठ जाती है। इसलिए इसमें हम कहते हैं सैंडी टाइप सॉइलों में बार बार यूरिया डालो, चाहे थोड़ा थोड़ा डालो आप। अगर आपने एकदम डाल दिया है तो सारा नीचे चला जाएगा, पकड़ने वाले नहीं है इसमें कुछ भी। तो इसलिए सैंडी सॉइल में कोई भी चीज़ बार बार डालते हैं ताकि वो उसको तुरंत सॉइल सॉल्यूशन में आ जाए और पौधे को मिल जाए। अब जैसे आपकी कई हर्बिसाइड हैं, जैसे मेटसल्फुरोन है गेहूं में, आप कहते हैं कि अगली फसल में भी ज्वार या काउपी वगैरह को प्रभावित करता है, है ना? इसकी उसमें है दिक्कत है, हाँ। जमाव में दिक्कत आती है। जमाव में आगे चारे की कोई फसल हो, उसमें यही है कि अगर हैवी सॉइल है तो अगली फसल में जाके रिलीज होगा वो, उसका काफ़ी हिस्सा। अगर सैंडी सॉइल है उसमें हो सकता है उसका कम असर हो या ना ही हो। तो ये चीज़ें हम सॉइल को देख के खेत की एक मैनेजमेंट का डिसीजन करते, फसलों का फैसला करते और उस हिसाब से काम करते हैं। तो अब नाइट्रोजन के बारे में बता रहा था मैं कि 46% नाइट्रोजन है। अब जमीन में डाल लिया है, मान लो यूरिया डाला है, तो पौधे को तो 1/3 ही काम आना है ना, उसमें से कुछ सॉल्यूशन में आ गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, तो 1/3 तो फसल ने यूज कर लिया, 2/3 तो जमीन में आएगा, जमीन में ही आएगा। और अगर उसमें आपकी फ्लड है, पानी बह गया या नीचे पानी जा रहा है तो उसके साथ बह जाएगा वो। तो एकदम जो जमीन में आएगा तो वो आपके जीवाणुओं को मारेगा, केंचुओं को मारेगा। आपने जो सीढ़ी भी कहीं घूम रही थी एक बार कि केंचुए के ऊपर थोड़ा सा यूरिया टच कर देते हो ना आप, तड़प के सेकंडों मर जाता है वो। तो ये तो गैस है, सीधा यूरिया का एप्लीकेशन है। आप कहते हैं कि हमारी ज़मीनें सख्त होगी, ये जिम्मेदार हैं चीज़ें आपकी, रासायनिक इनपुट, ये जिम्मेदार है उसकी चीज़ की। फिर आप कहते हो जी गहरी जुताई करनी पड़ेगी, नहीं तो फसल नहीं होती। जब खेत में केंचुए आ गए, गहरी जुताई की ज़रूरत नहीं है, गहरी जुताई कर दी है तो नीचे भाग जाएगा आपका कार्बन और नाइट्रोजन। इसलिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे आना पड़ेगा आपको। जो सिद्धांत मासानोबु फुकुओका ने दिया था, जिनको फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग का सिद्धांत ही नो टिल फार्मिंग कहा था। नो टिल फार्मिंग, डू नथिंग फार्मिंग, यानी कि ज़मीन को जुताई मत करो, ज़मीन में घास मत निकालो, ज़मीन में दवाई मत डालो, ज़मीन में रासायनिक खाद टाइप मत डालो। तो ये उन्होंने सारी चीज़ें दी थी, इसीलिए कि इसमें उसका फिर इम्पैक्ट भी न्यूट्रलाइज हो जाता है प्राकृतिक खेती में। तो ये जब नाइट्रोजन डाला तो उसका 2/3 वहीं पर नुकसान करने लग जाता है। पहली बात तो इनर्ट मटेरियल में ब्लॉक कर दिए स्पेस, पोर स्पेस और कैपिलरी। दूसरी बात, जब ये ज़मीन में रिलीज हुई है तो वहाँ जीवाणु और केंचुओं को प्रभावित किया इसने। तीसरा, फिर ये वातावरण में जाती है, अगली फसल के लिए नहीं बचती है ज़मीन में, ये ज़मीन में रुकती नहीं है, जितनी डाल दी, पौधे ने यूज कर ली तो कर ली, अगली फसल के लिए नहीं बचती है ये। तो अब नाइट्रोजन का मैं रोल बताता हूँ आपको। जी देखो, नैनो यूरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, अभी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आए हैं। नंबर 1 बात, हाँ कामयाब नहीं है ना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नैनो यूरिया आप स्प्रे करते हो, लेकिन हमने तो जो सॉइल की मजबूती करनी है, सॉइल के जैविक कार्बन को बढ़ाना, हमने उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ानी। तो इससे वो नहीं होगा, बल्कि अगर फसल आपकी तगड़ी होगी है तो न्यूट्रिएंट तो और ज़्यादा खींचेगी नीचे से, और ज़्यादा पुअर होंगे आपकी सॉइल्स। तो इस तरह से अब नाइट्रोजन का बताता हूं मैं आपको रोल। नाइट्रोजन, चलो एक नई तकनीक है, टाइम के साथ ये रिसर्च चल रही है इस पर, लेकिन मैं जहाँ तक जुड़ा हुआ इस चीज़ के साथ, ग्रुप्स हैं वैज्ञानिकों के जो रिसर्च ये बता रही हैं कि अभी ये डिसीजिव नहीं है, इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, रिजल्ट इसके अभी टाइम लगेगा। लेकिन इस पे दोनों व्यूज हैं, कुछ
ठीक बताते हैं, कुछ इसको ठीक नहीं बताते। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ज़मीन की अगर ताकत बढ़ानी है आपने, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना आपने, तो आपको प्राकृतिक खेती जैसी तकनीक अपनानी ही पड़ेगी। अब नाइट्रोजन है दूसरा बहुत महत्वपूर्ण। एक बात आती है भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरत नाइट्रोजन की है। 17 पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है। 17 में 3 तो वातावरण से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बाकी जो 14 बच गए हैं उनमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। ये कट्टों में पड़ती है। वो ना सर रिजल्ट आया हुआ तो सर बोल रहे हैं कि होगा बुला देंगे। जाना है भाई, थोड़ी देर रुक जा, ये थोड़ा 10 मिनट रुक जा। अच्छा ठीक। तो नाइट्रोजन मैं कहता हूँ अमृत है, लेकिन जहर भी है। नाइट्रोजन के बगैर पौधे का कोई भी काम नहीं होता। नाइट्रोजन हर सेल का पार्ट है, जैसे डीएनए में बताया मैंने, हर सेल का पार्ट है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल का पार्ट है। जो पौधे में हरा रंग होता है ना, हरा रंग के बगैर तो वजन नहीं बनेगा, उसका भी पार्ट है नाइट्रोजन। इसलिए कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उसका ही पार्ट है, अमीनो एसिड या प्रोटीन बनते हैं उसका ही पार्ट है। तो तीनों इसमें क्या है कि जैसे हमारे शरीर में अमीनो एसिड नाइट्रोजन से ही बनते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे इस बिल्डिंग में ईंटें लगी हुई है ना, ये ब्लॉक्स हैं। अगर ईंटों को निकाल दोगे तो बिल्डिंग का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसी तरह अमीनो एसिड हमारे शरीर में, यानी कि नाइट्रोजन का इतना महत्वपूर्ण रोल है। इसके बगैर कोई भी पर्पस सर्व नहीं होता। आपके जितने एंजाइम है ना, एंजाइम 100% एंजाइम प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजन से बनते हैं। और एंजाइम हार्मोन दोनों के बगैर कोई काम ही नहीं चलता है। हार्मोन और एंजाइम में क्या फ़र्क है? हार्मोन होते हैं संदेशवाहक। जैसे पौधे का फूल आने का टाइम आ गया, फिर फ्रूट का टाइम आ गया, हार्मोन संदेश दे देगा कि आपका फूल का टाइम आ गया। फिर आगे काम एंजाइम केमिकल फॉर्मेशन, या उसके पोलन बनाने हैं या केमिकल बनाने हैं, जो भी हैं वो केमिकल्स का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से तो नाइट्रोजन एक तरह से अमृत है, इसके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे डीएनए का पार्ट है। ये लिविंग जो भी वर्ल्ड है उसका पार्ट है, हिस्सा है। लेकिन जब हम इसका एक्सेस यूज करने लग जाते हैं, जैसे अब कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि एक्सेस यूज होते ही ये ज़्यादा हिस्सा ले लेता है, दूसरे तत्वों के लिए कम जगह रह जाती है। जैसे आप यूरिया डालते हैं ना, तो पौधा सकुलेंट हो जाता है, पत्ते गिरने लग जाते हैं उसके। दूसरे पौधों की उसमें अपटेक कम हो जाती है, उनके लिए स्पेस कम हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि वो बीमारियों का कारण हो जाता है। बीमारी और कीड़े ज़्यादा आते हैं ना जहाँ यूरिया डाल देते हो आप या नाइट्रोजन डाल देते हो, तो इस तरह से। और मान लो आपका चारे में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको नाइट्रेट टॉक्सिसिटी बोलते हैं। और उसमें जैसे दम घोटू या आदमियों में वोमिटिंग, उल्टी गिरना, या ब्लड में यूरिया बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, सारा नाइट्रोजन का तो हिस्सा है। यानी कि इसने नाइट्रोजन के एक्सेस यूज ने हमारे समाज को एक बहुत ही दूसरी दिशा में ले जा रही है चीज़। नंबर 3 बात, अगर हम और ज़्यादा यूज कर देते हैं इसको, देखो नाइट्रोजन का बेसिक नेचर एक्सप्लोजिव है, क्योंकि जो एक्सप्लोजन होते हैं आपके आतंकवादी जिसको यूज करते हैं आप, RDX जो यूज करते हैं, उसका फार्मूला ही अमोनियम नाइट्रेट होता है। ये एक्सप्लोजिव है। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा जब ज़मीनों में यूज करेंगे तो क्या खाएंगे हम? क्या खा रहे हैं? खून में क्या जाएगा? घरों में क्या जाएगा? होगी शांति भंग, खून में। मैं कहता हूँ घर की शांति से लेके बाहर निकलेंगे तो वही आतंकवाद लाएगा आपका, फिर उसी से एटॉमिक एक्सप्लोजिव बनने लगेंगे। खून में गर्मी से ही वो तो हथियार, तो एक्सप्लोजिव तो आदमी बन जाते हैं ना, खून में जब आ जाती है चीज़ इतनी ज़्यादा। तो ये चीज़ इतनी खतरनाक है, इसको बैलेंस यूज में रहने दीजिए। प्राकृतिक खेती में एक बैलेंस यूज होगा इसका, और जो शुद्ध नाइट्रोजन 78% वो आपकी यूज होगी। मैं कहता हूँ समाज में, परिवारों में भी अशांति है, समाज में भी आतंकवाद है, शरीर में बीमारियां हैं, तो इसके यूज के बारे में सोचो आप। ये जितना बढ़ जाएगा हर जगह अशांति हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि
जो हमारे बुजुर्गों ने, ऋषियों मुनियों ने धरती को माँ वैसे नहीं कहा है। इसका स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य में नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो सारा संसार, सारा समाज बिगड़ जाता है आपका। इसलिए ये बढ़ने से लेके नाइट्रोजन खाने तक, लाश तक और समाज में जाने तक ये एक बहुत ही खतरनाक मटेरियल है। इस मटेरियल को दो धारी तलवार है आपकी, दो धारी तलवार खुद को ही मार सकती है, दूसरों को मार सकती है। अगर अज्ञानी के हाथ में आ गई है तो खुद लग जाएगी। ये ऐसा ज्ञान है, ज्ञान ऐसा ही होता है। अगर समझदार के पास चला गया तो समाज के लिए प्रयोग करेगा, अगर अनसमझ के पास चला गया तो खुद के लिए प्रयोग करेगा, दुनिया को विनाश करने के लिए प्रयोग करेगा। तो ये वो चीज़ है। और आपने देखा होगा, पीछे मैं एक क्लिप देख रहा था, वीडियो क्लिप, मोदी जी पंजाब में पीछे सरपंच के इलेक्शन हुए थे। मोदी जी एक टीवी चैनल पे इंटरेक्शन कर रहे हैं एक लेडी सरपंच के साथ, और उसको यही समझा रहे हैं कि जो यूरिया है, ये नाइट्रोजन है, ये सब चीज़ों की, बीमारियों की जड़ है समाज में। और उन्होंने एक टारगेट दिया उन सरपंच को कि मेरी तरफ से टारगेट रहेगा आप सबको जो सेलेक्ट हो गए हैं कि आपके गांव में अगर 100 बैग यूरिया यूज होते थे तो मेरी प्रार्थना है कि उसको 50 कर दीजिए। तो ये इतनी ज़रूरी है कि इसका अगर हम जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको यूज करेंगे, प्राकृतिक तरीके से यूज करेंगे, जीवाणुओं के थ्रू यूज करेंगे और उसको वहीं सर्कुलेशन में डाल देंगे तो ये हानिकारक नहीं होगी और ये एक बैलेंस अमाउंट में दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी लेके हमारे अंदर आएगी। क्योंकि जो बीमारियां का कारण हुआ है ना, बीमारियों का कारण इसलिए हुआ है, एक तो नाइट्रोजन ज़्यादा एक्सेस में यूज हुई है, इसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ है न्यूट्रिएंट्स का, दूसरे न्यूट्रिएंट नहीं यूज हुए हैं। तीसरा, जो दवाइयाँ हैं, जहर है, जो कीड़े बीमारियों का, वो ज़्यादा यूज हुए हैं। इसलिए जहाँ भी ये सिस्टम ज़्यादा यूज हुए हैं वहीं पर कैंसर जैसी बीमारियों ने घर किया है। क्योंकि कैंसर के सेल कभी भी ऑक्सीजनेटेड सेल में सर्वाइव नहीं करते। कैंसर 3rd और 4th स्टेज का आपका अनुलोम विलोम से ठीक होने लग रहा है। 3rd 4th स्टेज का मोटी मोटी गांठें कैंसर की, ब्लड कैंसर ठीक होने लग रहा है। बोल रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सुबह सुबह सुनो रामदेव जी को दिखा रहे हैं, सैकड़ों आदमी आ रहे हैं। क्योंकि जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करगी, नाइट्रोजन एंटर करगी, तो मेट हेमोग्लोबिन बन जाता है उसका। जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है ना, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के ऊपर अगर ऑक्सीजन बैठा है तो उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बैठा है तो उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और अगर नाइट्रोजन बैठा है तो उसको मेट हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और मेट हेमोग्लोबिन कैंसर जनित है। तो कैंसर सबसे पहले रिजल्ट आएगा अगर नाइट्रोजन का एक्सेस यूज हुआ है तो इसलिए इसको प्रयोग करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती आपको घरों में भी शांति देगी, समाज में भी शांति देगी। आप ये प्रण लेके जाना, लेकिन मैं क्या करूं, यहां सारे आदमी नहीं बैठे, कल प्रश्न करेंगे वो इन चीजों के बारे में। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने कुछ बताई आपको, बाकी अगले लेसन में फिर देखते हैं। अब आप चाय लो, आगे होगी चाय, डॉक्टर साहब चाय ले लो बाबा।